ठीक है ना। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है हृदय संबंधित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। हृदय के बारे में आप जानते हैं कि हृदय जो है वो हमारी दोनों पसलियों में दोनों फेफड़ों के बीच उपस्थित होता है और ये संपूर्ण शरीर को ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त सप्लाई करता है। ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ाई होगा। और ये जो ऑक्सीजनेटेड रक्त है ये हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को ऊतकों को ऑक्सीजन के साथ साथ पोषक तत्व भी उपलब्ध करवाता है। अगर ये हृदय किसी तरह से बीमार हो जाए तो ये शरीर को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं कर पाता और हमारा शरीर विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। तो हृदय संबंधित जो रोग है उनको मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है एथेरोस्क्लेरोसिस और दूसरा है उच्च रक्तचाप। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरो मतलब कि कुछ एथेरोमेटिक प्लेक्स जमे हैं। कुछ प्लेक्स आपने पढ़ा होगा कि हृदय से खून को लाने और ले जाने के लिए धमनी और शिराओं का उपयोग किया जाता है, पढ़ा है ना। तो धमनियों की दीवारों में जब लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल युक्त प्लेक्स जमा होते जाते हैं और धमनियों का व्यास कम हो जाता है जिसके कारण रक्त निर्बाध गति से बह नहीं पाता, तो उसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और इसी का दूसरा फिर हम आगे बढ़े उच्च रक्तचाप। आप पानी का आपने देखा होगा कि नल से जब पानी बहकर किसी नली में से जाता है, जब नली अगर साफ होती है तो पानी पूरे वेग से जाता है। उसी नली में अगर उसमें सॉल्ट्स जमा होते हैं या नली में कहीं से ब्लॉक आ जाए तो वो पानी को अवरुद्ध कर देती है। ऐसा होता है, पानी अवरुद्ध कर देती है। जब वो ब्लॉकेज आ जाता है तब वापस पानी से, तो हमारी जो धमनियाँ और शिराएँ हैं ये भी नलिकाओं की तरह काम करती है और रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है। यदि इन नलियों में कुछ इनका व्यास कम हो जाए धमनियों का, तो उसी खून को पूरे शरीर में सप्लाई करने के लिए हृदय को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है तो हृदय पर प्रेशर पड़ता है, उसकी फलस्वरूप जो स्थिति बनती है वो होती है उच्च रक्तचाप। आपने पढ़ा होगा जो सामान्य रक्तचाप होता है वो हमारा होता है 120/80 mmHg। 80 mmHg इसका मतलब है जो डायस्टोलिक प्रेशर यानी कि जब हृदय शिथिल होता है उस समय जो प्रेशर होता है वो होता है 120, और जब हृदय संकुचित होता है पूरे शरीर को खून सप्लाई करने के लिए जिसको हम सिस्टोलिक प्रेशर भी बोलते हैं तो होता है 80। तो बोलिए डायस्टोलिक प्रेशर 120 हृदय के शिथिलन के समय और सिस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg हृदय के संकुचित होते समय। ये प्रेशर अगर 120 से बढ़कर 130, 140, 150 हो जाए या 80 वाला प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर बढ़कर 85, 90, 95 हो जाए तब हम कहते हैं उच्च रक्तचाप। और ये जो उच्च रक्तचाप है इसके कुछ कारण होते हैं, सामान्य होता है। सामान्य परिस्थितियों में रक्तचाप उच्च नहीं होता, कुछ कारणों से होता है जिसमें से एक कारण मेरा होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके कारण हमारा दाब या रक्तचाप जो है वो बढ़ जाता है। 120 80 से बढ़कर 130 85 हो गया या 130 90 हो गया। कभी आपने किसी का सुना होगा कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई है 140 90 है, तो ये उच्च रक्तचाप है। रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाएगा। कभी कभी इस रक्तचाप का कोई कारण नहीं होता, अकारणीय या फिर बिना किसी मूल कारण के जब रक्तचाप बढ़ जाता है तब हम उसको इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी कहते हैं। उच्च रक्तचाप को हमने हाइपरटेंशन वर्ड आपने सुना होगा। वो हाइपरटेंशन और अगर हाइपरटेंशन विदाउट एनी नोन रीजन तब हम उसको बोलते हैं इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। थोड़ा सा और आगे बढ़े, एथेरोस्क्लेरोसिस जो मैंने आपको बताया कि हृदय की धमनी, इसके बारे में थोड़ा सा भी आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि धमनी का व्यास ही जिसमें से रक्त निर्बाध गति से बहकर आ रहा है। मैंने इसका क्रॉस सेक्शन काटा है, धमनी का एक नली का क्रॉस सेक्शन काटा तो ऐसे क्लियर है। जब इसमें बहने वाला जो ब्लड है उसमें लिपिड्स के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, लिपिड्स के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको पता है लिपिड जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट गति से होता है। ऑक्सीजन से जो मुक्त वसीयन होते हैं या लिपिड्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन बहुत तेज गति से होता है। तो लिपिड जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो उसकी वजह से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स मतलब थोड़े प्लस और माइनस आने वाले आयन, ये जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं लिपिड्स के साथ क्रिया करके धमनी की दीवार पर जमना शुरू कर देते हैं। ये जमते धमनी का व्यास कम हो गया, इसको हम बोल रहे हैं एथेरोमेटस प्लेक्स। और ये जमते इस स्थिति में
80% ब्लॉकेज था, 90% ब्लॉकेज था, इस तरह के वर्ड्स आपने सुने होंगे, 95% ब्लॉकेज था। तो वो ये ब्लॉकेज ये कि जो एट्रोमेटस प्लेट्स की वजह से धमनी या शिरा बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, फिर खून आगे नहीं जा रहा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्लेट्स बने हुए हैं उसमें से खून बह रहा है, बहते बहते खून का धक्का बहुत तेज गति से आता है, उसके टुकड़ा टूटकर धमनी को ब्लॉक कर देता है। इसको बोलते हैं थ्रोम्बस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बस कहते हैं, थ्रोम्बस। थ्रोम्बोसिस इसका टर्म है। और ऐसे समय पे जो अटैक आता है वो टेम्परेरी होता है। जब डॉक्टर्स उसको ट्रीटमेंट करके इस थ्रोम्बस को क्लियर कर देते हैं तब व्यक्ति वापस ठीक भी हो जाता है। ये थ्रोम्बस अगर आपके हृदय से निकलने वाली धमनियों में आता है तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। ये थ्रोम्बस अगर आपके ब्रेन से निकलने वाली धमनियों में आता है तो आप ब्रेन अटैक जिसको बोलते हैं या पैरालिटिक अटैक भी कहते हैं। और वो शरीर के जिस हिस्से को जाने वाली धमनियों में होता है, शरीर के उस हिस्से की कोशिकाएं या अंग काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। अगर आपके हृदय के मस्तिष्क के दाएं हिस्से की धमनियों में थ्रोम्बस बन रहा है तो शरीर का बायां हिस्सा काम करना बंद कर देगा। मस्तिष्क के बाएं हिस्से की धमनियों में थ्रोम्बस बन रहा है तो शरीर का दायां हिस्सा काम करना बंद कर देगा, जिसको हम पैरालिसिस अटैक भी कहते हैं। तो ये जो थ्रोम्बस है एट्रोमेटस प्लेट्स की इसकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत इसकी वजह से 3 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस के जो मैंने बताया कि लिपिड्स के प्लेट्स चढ़ जाते हैं। लिपिड्स में क्या क्या होता है अभी थोड़ी देर में हम और आगे बताएंगे डिटेल में। पहला है एंजाइना पेक्टोरिस, इसको इस्चीमिया भी कहते हैं, इंग्लिश में टेक्निकल भाषा में इसको इस्चीमिया कहते हैं। जो हार्ट प्रॉब्लम्स वाले लोग होते हैं उनको अचानक कभी कभी सीने में तेज दर्द, आपने देखा होगा, उस दर्द के समय पे डॉक्टर्स ने उनको एक छोटी सी गोली प्रिस्क्राइब कर रखी थी, हार्ट शेप की होती, उसको वो जीभ के नीचे रखते और धीरे धीरे दर्द रिलीफ हो जाता। अचानक उठने वाला चेस्ट पेन है जो कि वो गोली लेने के बाद रिलीफ हो जाता है, उसको हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। और हृदय संबंधित रोग जिनको होते हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, उनको कई बार ये दर्द होता है। ये शुरुआत है हृदय संबंधित बीमारी। नेक्स्ट हृदय अंतरोध यानी कि हार्ट ऑक्लूजन। जो मैंने आपको बताया कि हृदय से निकलने वाली मुख्य धमनी, आपने पढ़ा है ना मनोधमनी और फुफ्फुस शिरा जो कि हृदय फेफड़ों को खून लेकर जाती है, तो उनमें जब ब्लड आके ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है और हृदय को खून सप्लाई नहीं हो पाता, हृदय से ही धमनी निकल के वापस हृदय को भी खून सप्लाई करती है, जिसको हृदय धमनियाँ बोलते हैं, हार्ट आर्टरीज बोलते हैं। तो वो जो होता है वो होता है हृदय अंतरोध यानी कि कोरोनरी ओक्लूजन, ओक्लूजन यानी रोकना, अंतरोध। और तीसरा है कोरोनरी इन्फेक्शन, जिसको हार्ट अटैक भी कहते हैं। हार्ट अटैक क्या है मैंने आपको बताया, हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक। हार्ट से निकलने वाली मुख्य धमनियों में अगर थ्रोम्बस आ गया और ब्लड सप्लाई कुछ समय के लिए रुक गई तो आपको आया हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक या हार्ट इन्फेक्शन, जिसको बोलते हैं इन्फेक्शन। और ब्रेन से निकलने वाली मुख्य धमनियों में अगर किसी तरह का थ्रोम्बस आ गया तो उसको हमने बोला ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिटिक अटैक। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं रिस्क फैक्टर्स। वो कौन से कारक है जो हृदय संबंधी बीमारी का कारण बनते हैं? 2 तरह के कारक है, नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल मतलब जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते, जिनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, जो हैं जो हमको मिले। मॉडिफाइबल जिनमें हम प्रयास करें तो हम उनको परिवर्तित कर सकते हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज के रिस्क को कम कर सकते हैं। अब आप देखिए नॉन मॉडिफाइबल कारकों में कौन कौन से? पहला हेरिडिटी या आनुवांशिकता, हम सब जानते हैं। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे मदर की तरफ से हो चाहे फादर की तरफ से, उनको अगर हार्ट प्रॉब्लम्स हैं तो संभावना है कि आपको भी हार्ट प्रॉब्लम्स होने की भविष्य में गुंजाइश रहेगी, इसको रहेगी, क्योंकि जेनेटिकली आनुवांशिक रूप से जीन्स के द्वारा आपको ये बीमारी मिलेगी। बच्चों में संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है सेक्स। आपने देखा होगा पुरुषों में हृदय संबंधित बीमारी ज़्यादा होती है, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट स्ट्रोक्स हो, चाहे कुछ भी हो। तो वो उसका कारण ये, महिलाओं में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जो ओवरीज उनका जो सिस्टम है, तो जो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं, उन ओवेरियन हार्मोन्स की वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होती। किसकी वजह से?
ओवेरियन हार्मोन्स की वजह से जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, यही स्थिति अगर मेनोपॉज के बाद हो, यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है, ओवरीज अपना काम करना बंद कर देती है, उसके बाद पुरुष स्त्री में ऐसा कोई अंतर नहीं आता, डिफरेंस नहीं आता, सेक्सुअल डिफरेंस नहीं आता। जितना पुरुषों को रिस्क होता है उतना ही महिलाओं को रिस्क होता है। हम बात करें पर्सनैलिटी की, तो आप और हम सभी जानते हैं ऐसा व्यक्तित्व जो कि स्ट्रेस ज़्यादा लेता है, छोटी छोटी बातों पर तनाव ज़्यादा लेता है, छोटी छोटी बातों की चिंता ज़्यादा करता है, क्योंकि हाइपरटेंसिव पर्सनैलिटी जो होती है उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कूल एंड काम पर्सनैलिटी। अब हम आते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स। मॉडिफाइबल में दो तरह के, बिहेवियरल जो हमारे बिहेव से संबंधित है, व्यवहार से संबंधित है, और फिजियोलॉजिकल जो हमारे शारीरिक से संबंधित है। बिहेवियरल फैक्टर्स में अगर स्मोकिंग आपने देखा होगा, जो स्मोक ज़्यादा करते हैं उनको हार्ट प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये सेडेंट्री हैबिट्स, जो वाइट कॉलर जॉब वाले लोग होते हैं, जो 24 घंटे में से 8 से 10 घंटे एसी कंफर्टेबल रूम में बैठे बैठे जॉब करते हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज कम करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। इसके दो कारण हो सकते हैं, इसका दूसरा आगे आएगा, क्योंकि जब सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होगी या सेडेंट्री हैबिट्स होगी तो क्या होगा, इनकम ज़्यादा होगी। इनकम ज़्यादा होगी तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल उनके खान पान की आदतों को भी प्रभावित करेगी, जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। फिर है स्ट्रेस या तनाव। मान लीजिए पर्सनालिटी स्ट्रेस लेने वाली नहीं है, लेकिन जीवन के किसी ऐसे फेज से आप गुजर रहे जब आपको ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है या ज़्यादा तनाव आ रहा है उस परिस्थितियों में, तो वो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। अल्कोहलिज्म, अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में ऐसा देखा गया है कि 1 to 2 up to 3 पैग्स पर डे, 3 ड्रिंक्स पर डे जो है अल्कोहल, वो हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए नुकसान नहीं होता, लेकिन उससे ज़्यादा जब हम इसको अल्कोहलिज्म ड्रिंक्स लेते हैं, एक मॉडरेट अमाउंट जो है अल्कोहल का, वो हार्ट के लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन जब उसको आप ज़रूरत से ज़्यादा पीते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, तो वो आपकी वजह से संबंधित बीमारियों को इन्वाइट करता है। बिहेवियर प्रॉब्लम्स में फिर आपका आ गया डाइट, जो मैंने अभी आपको कहा था ना, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो है उससे जुड़ी हुई। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल यानी कि फिजिकल एक्टिविटी कम और इनकम ज़्यादा। इनकम ज़्यादा तो आपकी डाइट को अफेक्ट करता है। डाइट में दो तरह के फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर जो आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, वो फैक्टर जो आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। बढ़ाने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा लेवल, आपके भोजन का ऊर्जा मूल्य ज़्यादा हो, चाहे वो वसा के रूप में हो चाहे शुगर्स के रूप में, क्योंकि आपने देखा होगा हाई इनकम वाले ज़्यादातर रिफाइंड फूड्स भी मैंने नहीं लिखा है, चलिए रिफाइंड फूड्स ज़्यादा, यानी कि शुगर और फैट वाले चिप्स बिस्किट, क्योंकि उनकी जॉब इस तरह की होती है कि मीटिंग्स ज़्यादा होती हैं, तो मीटिंग ज़्यादा होती है उसके साथ चाय कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा और रिफाइंड फूड्स जंक फूड्स का सेवन ज़्यादा, जो कि एनर्जी और शुगर और फैट से भरपूर है, तो वो प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। फैट में भी स्पेशली अगर देखते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, संतृप्त वसा, वसा वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि जो वसा होती है वो 2 प्रकार की वसा होती है, संतृप्त वसा में कौन से होते हैं, जो छोटी श्रृंखला के होते हैं, छोटी श्रृंखला के होते हैं, और ये जो छोटी श्रृंखला के वसी हम लोग होते हैं या वसा होती है, इनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हार्ट प्रॉब्लम्स को निगलती है। फिर है कोलेस्ट्रॉल, एनिमल प्रोटीन, क्यों एनिमल प्रोटीन के जो सोर्स है उसमें एनिमल प्रोटीन के साथ साथ वसा कोलेस्ट्रॉल भी आ रहा है, तो इसके साथ में और शुगर्स। हम यहाँ बात करते हैं वो फैक्टर जो डिक्रीज करते हैं, ये तो बहुत बढ़ाने वाले फैक्टर्स हार्ट प्रॉब्लम्स को डिक्रीज करने वाले होते हैं। फाइबर यानी कि रेशा, आप भोजन में जितना ज़्यादा रेशा लेंगे आपको कोलेस्ट्रॉल या हृदय संबंधी प्रॉब्लम उतनी ही कम होगी। कारण कैसे, रेशा क्या करता है, हमारी आंतों में रेशा हमारी आंतों में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल को भी बाइंड कर लेता है और अपचित भोजन के साथ निष्कासित कर लेता है। तो रेशा क्या करता है, आपकी बॉडी में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है। एंटीऑक्सीडेंट्स आपने सुना होगा, विटामिन ए, विटामिन ई, ये एंटीऑक्सीडेंट्स के, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये लिपिड्स के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, और जब लिपिड्स का ऑक्सीडेशन कम होगा तो ऊपर मैंने आपको बताया था जो प्लेक्स बनते हैं धमनियों में, जो प्लेक्स बन रहे हैं एथेरोमेटस प्लेक्स, वो किसकी वजह से बन रहे हैं, लिपिड्स के ऑक्सीडेशन के कारण। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, लिपिड के
ऑक्सीडेशन को कम करेंगे, प्लेक्स के बनने को कम करेंगे, हृदय संबंधी बीमारियों को कम करेंगे। ट्रेस मेटल्स एंड मिनरल्स, ट्रेस मेटल्स और मिनरल्स में सेलेनियम और जिंक का बहुत अहम रोल देखा है। ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, जिंक और सेलेनियम, और हमारी रक्त में ऑक्सीडेशन की प्रक्रियाओं को कम करते हैं और हृदय संबंधी बीमारियों को कम करते हैं। क्लियर है तक? हम आगे बढ़े। फिजियोलॉजिकल फैक्टर, शारीरिक परिवर्तन, इसमें आप देखिए वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज करते हैं? हाइपरटेंशन, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ओबेसिटी, मोटापा, मोटापा कैसे करेगा? मोटापा मतलब चर्बी ज़्यादा, चर्बी ज़्यादा मतलब फैट ज़्यादा, लिपिड्स ज़्यादा। चर्बी ज़्यादा होगी तो उसके ब्लड में भी लिपिड्स के लेवल्स ज़्यादा होंगे, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, तो ओबेसिटी अपने आप में हृदय संबंधी बीमारी को लेकर। ओबेसिटी का एक फैक्टर इस तरह से कि ओबेसिटी ज़्यादा होगा तो सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो ब्लड तो हुई है, हार्ट हुई है, अब उस हार्ट को ज़्यादा सरफेस एरिया को ब्लड सप्लाई करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, हार्ट प्रॉब्लम भी बढ़ेगी या अदर फैक्टर्स। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, VLDL, LDL कोलेस्ट्रॉल एंड VLDL ट्राइग्लिसराइड, इनके बारे में सब वो चीज़ें हैं जो कि हार्ट प्रॉब्लम्स को बढ़ाती हैं। कैसे बढ़ाती है मैं आपको अभी बताती हूँ। इसे स्टॉप करते हैं। VLDL, LDL, VLDL ट्राइग्लिसराइड्स ये सब मिलकर बनाते हैं हाई सीरम लिपिड, सीरम के लिपिड्स को बढ़ाते हैं। थोड़ा सा आपको इसका बेसिक मैं आपको बताऊंगी। डाइट से आपने फैट कंज्यूम करी, आहार से जो फैट हम कंज्यूम करते हैं वो आपकी आहार नाल में छोटी आंकड़ा आपने पढ़ा होगा काइलोमाइक्रोन के रूप में अवशोषित होती है, जिसमें लिपिड का एक पूल सा बनता है, बन सा बनता है, काइलोमाइक्रोन के रूप में होकर लिम्फेटिक में जाती है और लिम्फेटिक्स लिम्फ वेसल्स के द्वारा वो रक्त के थ्रू होते हुए यकृत में जाती है। यकृत वो मेन ऑर्गन है जहाँ हमारी बॉडी फैट का वापस से पूरा मेटाबॉलिज्म होता है। आपकी डाइटरी फैट आपकी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में टूटती है, वापस नई तरह की फैट बनती है। जो नई तरह की फैट बनती होती VLDL, V फॉर वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। आपको पता है लिपिड का घनत्व पानी से कम होता है, लिपिड और पानी को अगर आप मिक्स करेंगे तो लिपिड ऊपर कहते रहेंगे लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी, बहुत कम डेंसिटी वाले बड़े बड़े फैट के अणु बनते हैं और ये रक्त के द्वारा इससे यकृत से सप्लाई होते हैं पूरी बॉडी को फैट देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए। जैसे जैसे ये VLDL यकृत से आगे बढ़ेगा और बॉडी टिश्यूज के लिए रक्त के द्वारा जाएगा तो ये रास्ते में कोशिकाओं को, ऊतकों को फैट देता हुआ जाएगा, इसका आकार छोटा होता जाएगा। LDL लो डेंसिटी, इस VLDL पे लिपिड्स बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल भी है, लिपिड्स का लेवल बहुत ज़्यादा है। अब ये बना LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, क्योंकि फैट रिमूव हो गया, लिपिड्स रिमूव हो गए, कोशिकाओं ने, ऊतकों ने ऊर्जा प्राप्त करने के लिए फैट्स को दे दिया, आकार छोटा हो गया और आगे बढ़ा, आकार और छोटा हो गया। HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, आगे जो लिपिड्स है इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। ये जो बने ना LDL, VLDL, LDL, HDL, इनमें चारों चीज़ होती है। ट्राइग्लिसराइड्स भी होते हैं, ट्राइग्लिसराइड मतलब ग्लिसरॉल के साथ 3 वसीयम होते हैं। इसके अंदर प्रोटीन भी होते हैं, प्रोटीन आपको पता है बिना प्रोटीन से जुड़े फैट मूव नहीं कर सकता, क्योंकि फैट पानी में घुलता नहीं है, तो प्रोटीन के साथ जुड़कर ये लाइपोप्रोटीन बनाते हैं। मैं बोल भी रही हूँ वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लिपिड होता है, क्योंकि केवल लिपिड ब्लड में नहीं घुल सकता, सप्लाई नहीं होता है। और इसमें कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल। तो जो VLDL है उसमें ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। LDL है, इसमें थोड़ा कम हो गया ट्राइग्लिसराइड, HDL में आते आते लिपिड्स और भी कम हो गए, ट्राइग्लिसराइड और भी कम हो गए, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया, इसमें प्रोटीन ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसको गुड क्वालिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल। और VLDL को बोलते हैं बैड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल। दोनों में कोलेस्ट्रॉल, तीनों में कोलेस्ट्रॉल, लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, कम।
इसमें प्रोटीन सबसे कम है, बड़ा प्रोटीन की वैल्यू बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू कम होती है। इसी कारण से आप देखिए यहाँ क्या वो फैक्टर जो कि हार्ट प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं, कौन कौन से? हाई लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, VLDL कोलेस्ट्रॉल, VLDL ट्राइग्लिसराइड्स। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कम करते हैं शारीरिक रूप से? आप इसके वही फैक्टर्स देखिए। एंटीऑक्सीडेंट्स जो मैंने बताया था, लिपिड्स के ऑक्सीडेशन को कम करेंगे, विटामिन ए, विटामिन सी, सेलेनियम, जिंक। ट्रेस एलिमेंट्स अपन जैसे की बात करें, एंड HDL कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अगर आपके ब्लड में ज़्यादा है तो वो आपके हार्ट प्रॉब्लम्स को कम करेंगे। थोड़ा सा मैं अब आपके जनरल नॉलेज की तरफ लेकर आऊँ कि जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल होते हैं वो 160 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड नॉर्मल मानी जाती है। ये जब 160 से कम और जब 200 से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए या प्रॉब्लम्स के लिए, हृदय संबंधित बीमारियों के लिए। वैसे LDL, VLDL, HDL सबके अलग अलग लेवल से, लेकिन ये जो मैंने बात करी स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर 160 मिलीग्राम और 100 ml से कम रहते हैं तो ये आपके लिए सेफर साइड है, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होगी या कम। ठीक है, मुझे आशा है कि जो मैंने आज आपको जो भी कुछ पढ़ाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले अध्ययन में हम उच्च रक्तचाप का आहार आयोजन कैसे करें इस विषय में